जब हम अपने बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम देखते हैं कि इतनी सारी चीजें हैं जिसपे बच्चों के साथ काम करना है हमने। उसकी स्पीच पे भी काम करना है, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे भी काम करना है, सेंसरी इंटीग्रेशन भी कराना है, कोई बोलता है एबीए थेरेपी भी करवा लीजिए। अब इतनी सारी चीजों को हम डेली स्केड्यूल में बच्चे के कैसे फिट करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। आज के वीडियो में हम इसी चैलेंज से कैसे पावरफुली डील करना है और कैसे आपने प्रायोरिटी के हिसाब से अपने बच्चे की थेरेपीज को सेट करके इसका डेली स्केड्यूल बनाना है, स्पेशली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हाय, वेलकम बैक टू सही। जब अपने बच्चों की डायग्नोसिस रिपोर्ट हाथ में आती है और थेरेपिस्ट हमें बताते हैं कि ये सब इश्यूज हैं, इन सब चीजों पर हमें काम करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट अकर्स लाइक अ लॉन्ग वे टू गो। और हम में से मोस्टली पेरेंट्स को ये क्लियर नहीं होता कि आखिर हम शुरुआत कहाँ से करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें उसके फाइन मोटर्स पे काम करना है, कभी ग्रॉस मोटर्स पे काम करना है, कभी स्पीच पे काम करना है, कभी उसकी हाइपर एक्टिविटी को देखना है, और ऐसा लगता है कि सब चीजें जंबल होती जा रही हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है और बहुत ही डायरेक्शन लेस फील करने लगता है। ऐसे में डीमोटिवेट होना, डायरेक्शन लेस फील करना या डिसअपॉइंट होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। अपने 16 साल के एक्सपीरियंस में संयम के साथ काम करते हुए हमने भी बहुत बार ऐसा अनुभव किया है। हमें बहुत से पेरेंट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं इसके रिगार्डिंग कि वो ये डायरेक्शन चाहते हैं कि आखिर वो स्टार्ट करना शुरू करे अपने बच्चे के साथ, तो कहां से करें। तो आइए आज के एपिसोड में हम इसी चीज को, इसी एस्पेक्ट को कवर करते हैं और ये जानते हैं कि क्या चीजें जरूरी है हमारे बच्चे के साथ काम करने के लिए और आखिर हम शुरुआत कहां से कर सकते हैं। हम सबकी कंडीशंस बहुत अलग हो सकती हैं, हम सबके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दोनों पेरेंट्स, आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, कुछ लोग ने अपनी जॉब्स छोड़ दी हैं अपने बच्चों के साथ काम करने के लिए, कुछ लोग सिर्फ डेडिकेटेड हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी ले लिया उन्होंने ताकि अपने बच्चों के साथ काम कर सके, कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं तो कुछ बहुत बड़ी सी जॉइंट फैमिलीज में भी रहते हैं। इन सभी एस्पेक्ट्स के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, इन चैलेंजेस के साथ कैसे अपना दिन शेड्यूल कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए आपको उसके साथ का और उसको आपके प्यार का। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमें कहां से इस जर्नी की शुरुआत करनी है। सबसे पहला स्टेप है कि आपने बच्चे को कीनली ऑब्जर्व करना है। अगर उसके माइलस्टोन्स में आपको थोड़ा सा भी डिले नजर आता है या फिर कुछ क्लासिक ऑटिज्म फीचर्स नजर आते हैं, जैसे बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या फिर वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा या फिर अपने वर्ल्ड में ही लॉस्ट है, उस केस में आपको अलार्म होने की जरूरत है। ऐसे में आप अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे या तो किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद से बच्चे का प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाएंगे ताकि गैप्स पता लग सके कि आपको किस किस एरिया में बच्चे के साथ काम करना है। हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो आपका डाउट है कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है, क्या हमें इस समय अलार्म होने की जरूरत है या कंसल्ट करने की जरूरत है डॉक्टर से, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक बार जब इवैल्यूएशन और डायग्नोज हो गया और आपको पता है कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा इवैल्यूएशन के बेस पे कि कौन कौन सी चीजों पे किस किस थेरेपी की रिक्वायरमेंट है बच्चे को और हमने क्या स्टेप्स लेने हैं। हो सकता है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको गाइड करें कि बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है, सेंसरी इंटीग्रेशन की जरूरत है, बच्चे को एबीए थेरेपी की जरूरत है, बिहेवियर थेरेपी की जरूरत है। अब ये सारी टर्म्स क्योंकि हम पेरेंट्स के लिए बिल्कुल नई होती हैं, हमें नहीं पता होता कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों करवानी है, सेंसरी इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है और ये क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी क्या होती है। तो इन चीजों को एक लेमैन लैंग्वेज में सबसे पहले ये समझते हैं
कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी नीड्स क्या होती हैं, किस तरीके से बच्चे के साथ काम किया जाए ताकि एज के हिसाब से प्रॉपरली उसका डेवलपमेंट हो पाए। Once the complete diagnosis is done, our main aim is कि बच्चा एक जगह पर बैठना सीखे। मोस्ट केसेस में ऑटिज्म और ADHD और रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हमने अक्सर पाया है कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी कि इधर से उधर आपको भागते हुए मिलेंगे। संयम भी काफी हाइपर एक्टिव था जब वो छोटा था, इधर से उधर भागता हुआ मिलता था, रात को सोता नहीं था, मोस्टली जंप करता रहेगा, मतलब हमारे ऊपर चढ़ता रहेगा, हम सो भी नहीं पाते थे रात तक। तो और उसके साथ बैठकर काम करना तो बहुत बड़ा चैलेंज था। हम उसे थेरेपीज के लिए लेकर जाते थे और वो वहां पर भी बैठना और फोकस करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो इनफैक्ट थेरेपिस्ट भी परेशान रहते थे कि उसको आप बिठाइए ताकि मैं उसके साथ काम कर पाऊं। तो हमारे लिए फोरमोस्ट चैलेंज था संयम का सिटिंग बिहेवियर है, यानी कि उसके लिए सबसे पहले जरूरत है हाइपर एक्टिविटी पर काम करने की। हाइपर एक्टिविटी पर काम करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, 3 टिप्स जो हमने डिटेल में शेयर किए हैं अपने वीडियो में, हाउ टू वर्क ऑन योर चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटी। आप इसे वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप हाइड्रोथेरेपी के थ्रू अपने बच्चे के हाइपर एक्टिविटी पे काम कर सकते हैं, और किस तरह से मसाजेस और डीप कंप्रेशन के थ्रू बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पर काम कर सकते हैं। डाइट विल बी एन ऑनगोइंग पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, तो उसके चेंजेस में आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। जहां तक सवाल है हाइड्रोथेरेपी का, वो सेशन आप अपनी कन्वीनियंस से स्केड्यूल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार एज पर योर कन्वीनियंस, जहां बच्चे को पूल में ले जा सकते हैं जिसमें वो आराम से खेल सकता है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो घर में भी आप बच्चे की हाइट के हिसाब से पूल लाकर उसमें पानी भर के बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हैं। कुछ नहीं तो वंस इन अ वीक इज ऑल्सो फाइन। जब भी आप फ्री हो और छुट्टी वाला दिन हो, आप ये कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज मसाजेस और डीप कंप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसे डेली रूटीन का पार्ट बना लें और रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट जो भी आप कर सकते हो, ये डीप कंप्रेशन और मसाजेस बच्चे के जॉइंट्स और उसके बॉडी पर आप देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को बहुत आराम मिलेगा, बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है इन मसाजेस का, और बच्चा आराम से सो पाएगा। तो धीरे धीरे इस तरह से आप बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पर काम कर सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी और बेनिफिशियल है बिफोर यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एनी अदर थेरेपी। बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे काम करने के साथ साथ जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है सेंसरी इंटीग्रेशन। हमने बच्चे की सेंसेस को रेगुलेट करना सिखाना है बच्चे को, क्योंकि अगर सेंसेस उसकी रेगुलेट नहीं होंगी तो बच्चा हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उसका ध्यान एक जगह नहीं लगेगा, फोकस नहीं बैठेगा, और जो भी आप उसके साथ एक्टिविटीज करना चाहते हैं, कुछ चीज सिखाना चाहते हैं, वो सिखाने में आपको बहुत परेशानी होगी। सेंसरी इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारी बॉडी की 8 सेंसेस होती हैं, नॉर्मली 5 मानी जाती हैं, लेकिन 3 और हिडन सेंसेस होती हैं। इन सारी सेंसेस के बारे में हमने एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाया है पूरा का पूरा सेंसरी इंटीग्रेशन पे, आप उसको जरूर देखें। उससे आपको सारी सेंसेस, उनको रेगुलेट करने के तरीके, उनकी एक्टिविटीज, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। जब आप बच्चे के सेंसरी चार्ट पे काम करेंगे, मतलब आप ये पता लगाएंगे कि हमारे बच्चे को कौन कौन सी सेंसेस में इशू है, किस किस सेंस को रेगुलेट करने की जरूरत है, तो हो सकता है आपको पता लगे कि 2 या 3 सेंसेस ऐसी हैं जिसमें बच्चे को रेगुलेशन की जरूरत है, जिसमें बच्चे को डिसेंसिटाइज आपने करना है। उन सेंसेस को आइडेंटिफाई जब आपने कर लिया तो डेली का अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 मिनट का आप एक सेशन रखें जिसमें आप उन सेंसेस पे पैरेलली काम करें। व्हेन आई से पैरेलली काम करना है, उसका मतलब है कि मान लीजिए विजुअल और ऑडिटरी सेंस पे आपने काम करना है बच्चे की, तो इन दोनों के लिए आपने हफ्ते में 3 दिन विजुअल पे काम कर लिया और 3 दिन आपने ऑडिटरी पे काम कर लिया। दोनों को साथ में लेके चलना जरूरी है, क्योंकि कई बार सेंसरी इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं और ये सेंसेस आपस में मर्ज्ड भी होती हैं। हमें से बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों वर्किंग हैं, टाइम की हमारे पास कभी कभी कमी होती है, तो इन दैट केस वी वुड सजेस्ट
क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। सेशंस का होना ज्यादा जरूरी है। आप अगर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप ग्रैंड पेरेंट्स को या घर के किसी और रिस्पॉन्सिबल मेंबर को भी आप एनरोल कर सकते हैं कि बच्चे के साथ ये 20 से 25 मिनट इन एक्टिविटीज को लेकर वो काम करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अपने बच्चे के ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स पर काम करना। ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चे की लार्ज मसल्स को डेवलप करने में और फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की स्मॉल मसल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और ये दोनों ही मिलकर बच्चे को तैयार करते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग करने के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट बनाने में ये एक्टिविटीज बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट के रिलेटेड हमने 2 वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें आपको इससे अलग अलग रिलेटेड एक्टिविटीज मिल जाएंगी। वी वुड सजेस्ट कि अगर आप 30 to 45 मिनट्स एक दिन में निकाल लें अपने बच्चे के पर्सनलाइज्ड प्लान के हिसाब से, जो आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप उसके ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर स्किल्स पर काम करने के लिए ये टाइम निकाल लें। अगर आप वर्किंग हैं और ये टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आपको बहुत सी एक्टिविटीज ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में ऐसी मिलेंगी जो आप डेली अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी बच्चों के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉटल से ग्लास में पानी डालना है, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालना है। अगर आप क्लीनिंग में एंगेज्ड हैं तो बच्चे को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं कि ऑरेंज कलर के पिलोज एक तरफ सॉर्ट आउट कर दें और व्हाइट कलर के पिलोज अलग कर दें। या अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा एक बोल में राजमा और राइस बच्चे को दे दिया उसको सॉर्टिंग करने के लिए। तो इस तरह की छोटी मोटी डेली लिविंग की एक्टिविटीज आप बच्चे के साथ अपने काम करते हुए, डेली के रूटीन के काम करते हुए भी कर सकते हैं। इससे बच्चे का भी डेवलपमेंट होगा और आपको एक टाइम मिलेगा बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए जो उसके लिए भी एंगेजिंग होगा। इनमें से कुछ एक्टिविटीज जैसे किकिंग द बॉल, कैचिंग, थ्रोइंग, ये सब आप बच्चे को अगर पार्क में ले जाकर करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चे का नेचर के साथ कनेक्शन बनेगा और साथ ही वो सेंसरी इंटीग्रेशन में, फाइन ग्रॉस मोटर के साथ साथ सेंसरी इंटीग्रेशन में भी हेल्पफुल होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम स्केड्यूल, अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार पार्क ले जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने ऑफ डे में वंस इन अ वीक तो एटलीस्ट बच्चे को पार्क में ले जाएं जहां आप उसके साथ ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रूशियल पार्ट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। किसी भी इंसान के लिए अपनी बातों को या फिर अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो धीरे धीरे करके उसमें फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लगती है जो बहुत से और बिहेवियर इश्यूज को भी पैदा करती है। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की स्पीच, उसकी कॉम्प्रिहेंशन, उसकी लैंग्वेज पे हम डेली काम करें। स्पीच और लैंग्वेज पे काम करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है इमिटेशन, जिसमें बच्चा आपकी नकल करके फिर धीरे धीरे करके शब्दों को बोलना, शब्दों को प्रोनाउंस करना, वो सारी की सारी चीजें सीखता है। इमिटेशन और स्पीच डेवलपमेंट के ऊपर हमने एक स्पीच की पूरी सीरीज बनाई हुई है जिसमें आपको बच्चे की प्री स्पीच से लेकर उसकी स्पीच डेवलपमेंट 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड्स तक का पूरी जर्नी एक्सप्लेन की हुई है। आप उस सीरीज को जरूर देखें ताकि आप स्पीच रिलेटेड एक्टिविटीज बच्चे के डेली स्केड्यूल के अंदर इंक्लूड कर पाए। जब आप स्पीच सीरीज की वीडियोस देख रहे होंगे तो आपने अपने बच्चे की करंट जो लेवल है उसकी स्पीच का, उसके हिसाब से एक्टिविटीज चूज करनी है। अगर बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल है अभी तो आपने इमिटेशन की स्टेज से धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है। अगर बच्चा इकोलेलिया की स्टेज पर है तो उसके हिसाब से आप एक्टिविटीज लेंगे। अगर बच्चा ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस को समझ रहा है और 1 वर्ड वोकैबुलरी उसकी बिल्डअप हो चुकी है तो उसको 2 वर्ड सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस की तरफ लेके जाएंगे। स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी आप अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का सेशन अपने घर पे डेली शेड्यूल करेंगे। इट इज क्रूशियल टू वर्क ऑन स्पीच एंड डेवलपमेंट। और अगर बच्चे का मूड नहीं है, कभी अगर वो क्रैंकी हो रहा है या फिर आप बहुत बिजी हैं, आप एक साथ इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो सेशन है ये आप ब्रेक्स में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि अभी डिनर का टाइम है और बच्चा इस समय मूड में है खेलने के और आपको रिस्पॉन्स दे रहा है इस समय पे, तो आप 5-10 मिनट वहां पे लगा के बच्चे के साथ उन एक्टिविटीज पे काम कर सकते हैं।
सो इन नटशेल, हाइपर एक्टिविटी इज अ प्री कंडीशन टू वर्क विद योर चाइल्ड, और उसके बाद सेंसरी इंटीग्रेशन, ग्रॉस एंड फाइन मोटर और स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बच्चे के साथ पैरेलली हमें काम करना है। आप ओवरवेल्म फील मत करिए। हो सकता है कि आपके बच्चे को के साथ आपको सब चीजें एक साथ करने की जरूरत ना पड़े। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा अलग होता है। अपने थेरेपिस्ट से मिलकर अपने बच्चे के लिए एक होम प्लान लीजिए और उसे फॉलो करते रहिए। डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड, योर थेरेपिस्ट विल सजेस्ट यू दी एक्टिविटीज जो हमें प्रायोरिटी पर पहले लेनी है, और अपने थेरेपिस्ट की गाइडेंस आप टाइम टू टाइम लेते रहिए। वंस द चाइल्ड हैज ओवरकम सर्टेन थिंग्स, जैसे सेंसरी के इश्यूज धीरे धीरे ओवरकम कर लिए बच्चे ने, या ग्रॉस मोटर्स बहुत अच्छे से डेवलप होने लग गए हैं, तब आप बच्चे के साथ एकेडमिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एकेडमिक्स टॉप प्रायोरिटी नहीं है बच्चे के साथ काम करने के लिए, पर एकेडमिक्स जब आप इंट्रोड्यूस करने के लिए अप्रोप्रिएट समझे अपने बच्चे के साथ, तो वो ग्रेजुअली बहुत प्यार से, सटल तरीके से एकेडमिक्स फन वे में बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो हमारी कलेक्शन में मिल जाएगा। एज पेरेंट्स जब हम अपने बच्चों के साथ काम करते हैं तो नॉर्मली हम लोग 2 जगह जाते हैं। पहला स्पेस होता है जहां पे कि हम अगर बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं दोनों, तो हम गिल्ट में चले जाते हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, हम अपने बच्चे के लिए काम नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चे के लिए जितना हमें टाइम देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे। या फिर ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बच्चे को टाइम पूरा दे पा रहे हैं तो उस टाइम पे हम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हाइपर एक्टिव मोड में आ जाते हैं कि हम बच्चे के साथ 5-5, 6-6, 7-7 घंटे दिन में काम करते रहते हैं और बच्चे को ट्रेन करने की, उसको फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। याद रखिए, हमारा बच्चा कोई मशीन नहीं है जिसे हमें जो खराब हो गई और जिसे हमें ठीक करना है। वो हमारा बच्चा है और उसको प्यार के साथ हमें जितना समय थेरेपीज के लिए देना है वो देना है, और जितना समय उसके साथ लेजर टाइम के लिए देना है, फन टाइम के लिए देना है, वो वैसे देना है। तो सारे टाइम, अगर टाइम अवेलेबल है तो जरूरी नहीं कि सारे टाइम हम बच्चे को सिर्फ सिखाएं। हमें बच्चे के साथ मस्ती भी करनी है, एक फैमिली टाइम भी स्पेंड करना है, ताकि बच्चे को हम वो एनवायरनमेंट दे सकें। और अगर आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप सिर्फ 1.5 से 2 घंटा भी प्रॉपर दे पा रहे हैं थेरेपीज जो आपने शेड्यूल किया है टाइम उसके हिसाब से, तो भी आपने गिल्ट नहीं लेना है। एज पेरेंट यू आर ऑलवेज गिविंग योर 100% टू योर चाइल्ड। डू नॉट गो इनटू द टनल ऑफ गिल्ट। कभी कभी क्या होता था कि एज वर्किंग प्रोफेशनल मैं संयम के साथ इतना टाइम नहीं दे पाता था, तो उस टाइम पे जो मॉर्निंग रूटीन था जिसमें संयम को वैन के लिए जब हम छोड़ने जाते थे, तो मैं क्या करता था, उसके साथ ना एक गेम बना लिया था कि आई कॉन्टैक्ट गेम। तो उसमें हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे, या तो पिकअप खेलेंगे या फिर एक दूसरे की तरफ देखेंगे, और जो पहले आइज ब्लिंक करेगा वो हार जाएगा। तो संयम का ध्यान इधर उधर हो जाता था पहले, लेकिन फिर मैं फोकस करता था, हम लोग फोकस करते थे, तो वापस ध्यान आता था आइज की तरफ। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्लेफुल गेम बन गया जो डेली के हमारी एक्टिविटी हो गई कि अब हमने खेलना ही खेलना है। तो बेशक से मैं बैठ के उसके साथ आधा घंटा 1 घंटा टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन हाँ, ये 5 मिनट का जो समय है इसको हमने एक फन टाइम कन्वर्ट कर लिया, और उसके आई कॉन्टैक्ट में भी बेहतरी हुई। तो आपने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जिसमें आप बच्चे को डेवलप की जो एरियाज हैं उनको डेवलप भी कर सकें, और साथ साथ में अपनी बॉन्डिंग उसके साथ स्ट्रॉन्ग कर सकें। उसको फील होने दें अपना प्यार, आप फील करें एक बच्चे का एहसास, उसका प्यार। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। सो कंसिस्टेंट एक्शंस के साथ साथ अपने बच्चे को प्यार देना मत भूलिए, बिकॉज लव इज द बेस्ट हीलर इन दिस वर्ल्ड। और याद रखिए कि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video. Till then, take care. God bless you.